कई बार ये हो जाता है कि वो पत्रिकाओं का नाम जानते हैं, लेकिन पत्रिकाओं के पीछे जो प्रकाशक होता है उसको कई बार याद नहीं रखते। 1941 से ये संस्थान इस देश में कार्यरत है, तो करीब 85 सालों से ये संस्थान इतना बड़ा, इतना खूबसूरत बुके है, कलेक्शन है, सब तरह के हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है कि इनमें दिए हुए जो आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं। 100 खंडों में हमने निकाला उस किताब को। में हमारी किताब एक सोर्स का काम करती है कि हाँ, वहाँ से छपा है तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं, आप उसको कोट कीजिए। आप छोटा भीम के बारे में अगर बताएं कि वो एक बहुत ही पॉपुलर एनिमेशन सीरीज रही है जिस पर प्रकाशन विभाग कॉमिक्स लेकर आए, और कुछ लेखक ऐसे भी रहे जो हिंदी उर्दू में समान रूप से लिखते हैं। तो उन मोबाइल डिवाइसेस में किताबों की पहुंच कैसे हो? आपको बस इतनी खुशी चाहिए कि मेरे नाम से किताब छप जाए, लेकिन हमें उससे ज्यादा खुशी ये चाहिए कि हाँ, जो आप लिखें वो कोई भी पढ़ के ये कहे कि हाँ, मैंने पहली बार देखा, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं देखा। आजकल बच्चे अपनी बातें घर में नहीं कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कह देते हैं। बहुत से प्रकाशक आपको बाजार में दिखेंगे ऐसे जो बड़े नामों को तरजीह देते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुचिता और मैं लेके आई हूं एक ये नया पॉडकास्ट पन्नों से परे, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से। प्रकाशन विभाग दर्शकों से जुड़ा हुआ है नई नई किताबें, नई नई पत्रिकाएं लेकर आने के लिए, हमारे पाठकों के लिए, और उनके लिए एक बहुत ही विशाल सागर है सूचना का, ज्ञान का, और इसी से जुड़ी हुई बातें करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुचिता जी। अभिषेक, हम आज कोशिश करेंगे कि हम प्रकाशन विभाग के बारे में थोड़ा और जानें और पाठकों और लेखकों दोनों से ज़रा और ज़्यादा कनेक्ट हो सके। वैसे मेरा मानना है कि प्रकाशन विभाग का नाम अपने आप में काफ़ी बड़ा है और हर महीने लाखों लोग हमारी पत्रिकाओं के ज़रिए हमें जानते हैं। कई बार ये हो जाता है कि वो पत्रिकाओं का नाम जानते हैं, लेकिन पत्रिकाओं के पीछे जो प्रकाशक होता है उसको कई बार उतना याद नहीं रखते हैं जितना उसके ब्रांड को याद रखते हैं। तो एक ब्रांड के हिसाब से आप देखें तो प्रकाशन विभाग एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, योजना, बाल भारती, कुरुक्षेत्र जैसी बड़ी मैगजीनों का प्रकाशक है। इसके अलावा ये प्रकाशन विभाग जो है बहुत सारी किताबें भी प्रकाशित करता है। इसके इतिहास पे अगर हम गौर करें तो 1941 से ये संस्थान इस देश में कार्यरत है, और एक सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र, दोनों ही तरह के आप क्षेत्रों को देखें जो प्रकाशन विधा से जुड़े हुए हैं, तो उनमें सबसे पुराने जो संस्थानों में आप पाएंगे वो प्रकाशन विभाग होगा। करीब आप देखें कि 1941 से आज का टाइम आप देखें तो करीब 85 सालों से ये संस्थान प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय है। लगातार किताबें अलग अलग विषयों पर निकाल रहा है, मैगजीनें लगातार प्रकाशित कर रहा है। तो अपनी प्रकाशनों के जरिए ये लोगों के जहन में है, और अब हमारी कोशिश है कि इसमें जो नई पीढ़ी है जो प्रिंट से दूर हो रही है उन तक भी अपनी चीज़ों को पहुंचाया जाए। जो डिजिटल माध्यम है उनके ज़रिए भी हमारी जो भी पत्रिकाएं हैं, हमारी जो किताबें हैं वो उन तक पहुँचे। तो ये कोशिश आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि कई बार प्रकाशक पीछे रह जाता है। हम कवर देख रहे होते हैं, हम मैटर देख रहे होते हैं। तो ये बात सही है कि जैसे कि मैं भी जब यहाँ पर जुड़ी तो कहीं ना कहीं मुझे तो पता भी नहीं था कि रोजगार समाचार भी हमारे यहाँ से आता है, बाल भारती भी हमारे यहाँ से आती है। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत बुके है, कलेक्शन है, सब तरह के हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है। कि बच्चों के लिए बाल भारती आ रही है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो उनके पास योजना है, नौकरियाँ ढूंढना है तो रोजगार समाचार ने कितनों को नौकरियाँ दिलाई होंगी, सब जहाँ जहाँ पहुँचेंगे। तो वो जो एक ब्रांड हमारी जो बनी हुई है प्रकाशन विभाग की, उसको किताबों ने कितना सहारा दिया? देखिए, किताबों में जैसे हम बात कर रहे हैं, फिलहाल जो सबसे बड़ा नाम है जिसको लोग आसानी से पहचान पाएंगे तो इंडिया जी, रेफरेंस एनुअल हम उसको बोलते हैं। तो वो इंग्लिश में इंडिया नाम से पब्लिश होती रही है, हिंदी में भारत नाम से पब्लिश होती रही है। हर साल वो किताब आती है, और उस किताब को आप देखेंगे तो उसकी खासियत ऐसी है कि प्रिंट होने से पहले उसकी डिमांड हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। तमाम फ़ोन, तमाम ईमेल, तमाम चिट्ठियाँ हमारे पास इतनी ज़्यादा आ जाती है कि हम कोशिश होती है कि जैसे ही साल ख़त्म होने के साथ हम उस किताब को मार्केट में ले आएँ। और कोशिश भी रहती है कि दिल्ली में नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर होता है हर साल, करीब करीब जनवरी फरवरी का उसका टाइम होता है, और हमारी कोशिश रहती है और हम करते भी हैं हर साल। जैसे एक साल का जैसे भी आप एग्जाम्पल लें इस साल का, तो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में देश में जो भी कुछ बड़ी घटनाएं हुई, जो भी कुछ इस देश ने अचीव किया अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो राजमार्ग का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारी किसी मंत्रालय से जुड़ी हुई गतिविधियां हों, तो जो भी कुछ देश में बदला है उन सारे बदलाव को डॉक्यूमेंट करती है ये किताब।
और वो किताब पूरे एक साल का लेखा जोखा की तरह होती है, जिसको हम उसके अगले साल में जनवरी या फरवरी में हम लॉन्च कर देते हैं। और ये किताब खासकर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो खासकर इसको अपने पास मंगाना चाहते हैं कि इनमें दिए हुए जो आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, उनकी विश्वसनीयता को लेकर के कहीं कोई संदेह नहीं होता है। बिल्कुल, ये बात बहुत जायज़ है कि प्रकाशन विभाग से निकलने वाली जो भी पत्रिकाएं हैं, योजना की बात हो गई, भारत की बात हो गई, तो जो भी पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं वो अल्टीमेटली उनका सोर्स तो सरकार से के ही आंकड़े होते हैं। तो ऐसा एक यूनिक जो हमारे पास अवसर है इस तरह की चीज़ों को किताबों में ढालने का, तो वो शायद प्राइवेट पब्लिशर्स के पास उतना नहीं हो पाता। उनके पास में फैक्ट चेकिंग के लिए उनको कुछ ज़्यादा ही अलग अलग सोर्सेज से बात करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास सारे सरकारी आंकड़े और सरकारी फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं। एक ये भी बात है, और दूसरी बात है हम इस तरह से भी देखते हैं कि जैसे जो प्राइवेट पब्लिशर हैं आप उनको देखें कि वो मार्केट के डिमांड्स के हिसाब से चलते हैं जी। आप देखेंगे उनकी किताबें अक्सर वही किताबें होती हैं कि जो लगता है कि ट्रेंड में चल रही हैं। अगर कोई एक टॉपिक पे या कोई जॉनर है उस पर कोई किताब अगर मार्केट में आ गई है तो कोशिश रहेगी कि वो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसी तरह की किताबें निकालते हैं। सेम जैसे बॉलीवुड की फिल्मों का हम एग्जांपल देखते हैं कि एक टाइम चलेगा कि जासूसी की फिल्में आ रही हैं, स्पाई थ्रिलर हैं, साइंस फिक्शन है, तो उसी तरह की फिल्में आ रही हैं। तो प्राइवेट पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी आप देखें तो कुछ कुछ इसी तरह से है। लेकिन आपने जैसा कहा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इस समाज को वो चीज़ें भी दें कि जिसका जो भी कंटेंट है वो उनके लिए जानना ज़रूरी है। अब जैसे उदाहरण आप देखें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया कुछ साल पहले, 75 साल देश के आज़ादी के पूरे हुए, तो उस पर हमने एक सीरीज़ निकाली, आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम ने हमने सीरीज़ निकाली। तो देश के जो गुमनाम शहीद रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों पे, उन पे हमने किताबें निकाली। जो अलग अलग क्षेत्रों में देश में जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला उसमें किस तरह से उन क्षेत्रों का योगदान रहा, उसमें कुछ नायक थे जो उस क्षेत्र विशेष में लोग जानते हैं लेकिन पूरा देश नहीं जानता है। तो हमने कोशिश की कि ऐसे लोगों को अपनी किताबों के माध्यम से लेके आए सामने, लोग उनको जानें। तो ये कोशिश हमने की। इसी तरह से और भी हमारी किताबें हैं। जैसे अब आप देखें गांधी जी पर हमने किताब निकाली, उनका संपूर्ण वाङ्मय निकाला, 100 खंडों में हमने निकाला उस किताब को। उसके ज़रिए आप गांधी जी ने अपने जीवन काल में जो कुछ लिखा, बोला, अलग अलग अखबारों में लिखा, जो भाषण दिए, उन सबको एक जगह हमने संकलित करके संपूर्ण गांधी वाङ्मय हिंदी में निकाला और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी हमने इंग्लिश में निकाला। ये किताब काफ़ी लोकप्रिय रही। अब गांधी जी से जुड़े हुए, जैसे आप सोशल मीडिया पे कई बार देखते हैं कि कुछ कोट किसी ने बनाया, उस पर गांधी जी का नाम लिख दिया, या किसी अन्य महापुरुष का, विवेकानंद जी का नाम, या कोई भी जो बड़े नाम है उनका नाम लिख के आजकल चल जाता है। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा हो। ऐसी जो स्थितियां हैं उसमें हमारी किताब एक सोर्स का काम करती है कि हाँ वहाँ से छपा है तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं, आप उसको कोट कीजिए और अच्छे से उस चीज़ को रखिए वहाँ पर, उसको आत्मसात कीजिए। तो ये कोशिश हमारी। बिल्कुल, आपने जिस तरह से जिम्मेदारी की बात की, उस जिम्मेदारी के साथ ही प्रकाशन विभाग बहुत ही खूबसूरत बच्चों के लिए भी हिंदी में किताबें निकालता है। हिंदी में छोटी छोटी कहानी की किताबें और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। तो जिस तरह से आजकल बच्चों का रुझान धीरे धीरे इंटरनेट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और उसमें भी हिंदी भाषा के लिए एक तरह से कई बार हो जाता है कि आजकल अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं तो अंग्रेज़ी का कल्चर ज़्यादा आ रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर एक अच्छी कहानियाँ अगर अच्छी तरह से बताई जाती हैं तो उनका मार्केट रहता है। अगर फिर वो वाली चीज़ अगर प्रकाशन विभाग में देखें तो किस तरह से ये खूबसूरत हिंदी की बच्चों की कहानियों पे काम हो रहा है? दो तरह से हमारे यहाँ काम होता है कि एक तो हमारी बाल भारती पत्रिका है। इस देश में जो भी बाल पत्रिका वैसे बहुत कम हैं, लेकिन जो है उनमें सबसे पुरानी अगर पत्रिका की बात करें तो बाल भारती है। 1948 से ये पत्रिका प्रकाशित हो रही है और हाल में हमने इसके 75 वर्ष भी पूरे किए। तो 75 सालों से लगातार कोई प्रकाशित हो रही हो पत्रिका तो आपको बाल भारती के अलावा कोई शायद कोई दूसरा नाम ना मिले। तो इस पत्रिका के जरिए हर महीने हमारी कोशिश होती है कि जो उस महीने के कुछ खास विषय होते हैं, जैसे हर महीने कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, कोई राष्ट्रीय दिवस होता है, तो बच्चे उन दिन के महत्व के बारे में भी जानें। और कैसे जाने, कई बार आप होता है कि बच्चों को कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो उनको लगता है कि जैसे टेक्स्ट बुक में तो हम पढ़ ही रहे हैं, टीचर भी जानकारी दे रही हैं, और एक अलग किताब या कोई मैगजीन आपके पास लेके आए हैं तो उनको लगता है कि ये भी फिर आप कुछ और पढ़ाने पे आ गए हैं। तो उनको ऐसा एहसास ना हो कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, खुद उनको एक रुचि हो तो कहानी की शक्ल में, किसी कविता की शक्ल में हम उन चीज़ों को परोसते हैं वहाँ पर। तो उनको पढ़ने में मज़ा भी आता है और उसी बहाने उनको पता भी नहीं चलता है कि वो कुछ नई बातें जान चुके हैं।
इसी तरह से हमारी कोशिश होती है कि पिक्चर स्टोरी, जैसे कॉमिक्स का एक टाइम था कि बहुत चर्चित रही हैं, लेकिन टीवी में इतना ज़्यादा कॉमिक्स रियल में आपको एनिमेशन के ज़रिए या ऑडियो विजुअल इफेक्ट के साथ दिखने लगा कि कॉमिक्स उस तरह से डिमांड में नहीं रही। लेकिन फिर भी पिक्चर स्टोरी को लेकर के अभी भी बच्चों में थोड़ी एक जिज्ञासा रहती है कि वो कैरेक्टर बना कैसे, खासकर तीसरी या चौथी क्लास के जो बच्चे होते हैं। तो हम अपनी मैगजीन के जरिए वो भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगी, आप छोटा भीम के बारे में अगर बताएं कि वो एक बहुत ही पॉपुलर एनिमेशन सीरीज रही है जिस पर प्रकाशन विभाग कॉमिक्स लेकर आए। बच्चों को मतलब जैसा है कि कार्टून कैरेक्टर कल भी पसंद थे, आज भी पसंद है, और उनमें भी कोई कार्टून कैरेक्टर ऐसा हो कि जो हमारे अपनी मिट्टी से निकला हुआ हो, हमारे आसपास के किसी बच्चे जैसा लगे, तो छोटा भीम वो नाम है। और हमने छोटा भीम पर एक सीरीज निकाली अभी हाल में, अभी हमने उसको लॉन्च किया है। 10 किताबों का सेट है वो छोटा भीम पर। तो उसके ज़रिए हमारी कोशिश ये हुई है कि जैसे छोटा भीम के ज़रिए बच्चे क्या सीख सकते हैं, जैसे जो हम चाहते हैं ना कि जो नैतिक मूल्य, आप मोरल्स जो जानना चाहते हैं, तो जैसे ईमानदारी, जैसे दोस्ती, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो बचपन में हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो वो छोटा भीम की कहानी के ज़रिए सिखाते हैं कि छोटा भीम, उनका ढोलकपुर, उसके जो दोस्त हैं, वो आपस में मिलकर हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं अपने गांव की मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए। तो वो जो करते हैं उसके ज़रिए कुछ ऐसी बात निकले जिससे बच्चों के मन में ये संदेश जाए कि हाँ, ईमानदारी बड़ी अच्छी चीज़ है, दोस्ती निभानी चाहिए, सच बोलना बड़ी अच्छी आदत है। तो ये बातें बजाय ऐसे कहने के कि हाँ आपको सच बोलना चाहिए या आपको ईमानदार होना चाहिए, कहानी के ज़रिए उनको लगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा किया तो उसके साथ बड़ा अच्छा हुआ, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो ये कोशिश है। तो हमने 10 किताबों का एक सेट निकाला है, तो उसमें इसी तरह से अलग अलग जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनको हमने हर एक किताब में एक नैतिक मूल्य को उसमें छुआ है और वो किताब निकाले हैं। और दूसरी एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, अब बच्चों की किताबें ऐसा नहीं है सिर्फ हम ही निकालते हैं, और भी प्रकाशक हैं, लेकिन ख़ास बात ये है, और ये गवर्नमेंट का होने के नाते ये खास बात है कि हम बहुत कम कीमत पर निकालते हैं अपनी किताबें। और कम कीमत होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी क्वालिटी कहीं से कम है। आपको बहुत आकर्षक डिज़ाइन मिलेंगे, उसमें पूरी कलरफुल किताब मिलेगी और पेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगेगी। जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा किताबों को छूने में भी उनको अच्छा लगना चाहिए, दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, तब जाके वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहली नज़र में कोई भी किताब को देख करके बच्चा अपने माँ बाप से जिद कर सकता है कि मम्मी या पापा मुझे तो ये किताब चाहिए। और बुक फेयर में हम लगातार इन चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल, और समर वेकेशंस भी आ चुके हैं, गर्मी की छुट्टियां आ चुकी हैं। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि वो हमारी वेबसाइट पब्लिकेशन डिवीज़न पे जाएं और वहां पर जाकर देखें कि बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा संसार किताबों का, मैगजीन्स का, कॉमिक्स का मौजूद है, तो उसका ज़रूर लाभ उठाएं। तो बच्चों के साथ मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगी। जिस तरह से अभी आपने बात की कि जिम्मेदारी की ही हम बात कर रहे थे, ऐसी ही जो 1941 से जो हमारा सबसे पुराना प्रकाशन रहा है वो रहा है आजकल, जिसमें हमने लिटरेरी दुनिया को, जो पूरी एक साहित्यिक क्षेत्र है, उसके ऊपर हमने हमेशा से दर्शकों को जो भी सबसे उत्कृष्ट कंटेंट हो सकता है वो लेके आने की कोशिश की है। तो उसके ऊपर बताएं कि किस तरह से उसका आज तब से लेके अभी तक रूप रंग बदला है, उसमें नए नए किस तरह का कलेवर आया है। आजकल में जैसे 2 पत्रिकाएं हम प्रकाशित करते हैं, एक आजकल हिंदी में है और एक उर्दू में है, लेकिन सबसे पुरानी की अगर हम बात करें तो वो उर्दू है। 1942 से ये पत्रिका लगातार छप रही है उर्दू में, और 1945 में शुरुआत हुई थी आजकल हिंदी में। दोनों में फ़र्क ये है कि टाइटल एक है, भाषा अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे का अनुवाद है। कई बार लोगों को ये मतलब भ्रम होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदी में आपने छापा उसी को उर्दू में ट्रांसलेट करके दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चूँकि उर्दू साहित्य की भी एक बड़ी दुनिया रही है हमारी, अभी भी है, उसी तरह से हिंदी साहित्य भी है। और कुछ लेखक ऐसे भी रहे हैं जो हिंदी उर्दू में समान रूप से लिखते रहे हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का हम नाम लेते हैं, जिनको हिंदी साहित्य के लिए उनको हिंदी साहित्य का मतलब आरंभ करने वाला जिनको हम मानते हैं, तो वो उर्दू में भी उसी अधिकार से लिखते थे जिस अधिकार से उन्होंने हिंदी में लिखा। तो हमारी जो पत्रिका दोनों हैं, उन दोनों का कवरेज जो है वो इस मायने में बदल जाता है कि साहित्य के स्तर पर, कि हिंदी साहित्य में जो भी गतिविधियां हैं, जो भी हमारे तब के रचनाकार हैं या आज के रचनाकार हैं, तो क्या नई रचनाएं आ रही हैं। अलग अलग समय में जैसे निबंध की हम बात करें, लेखों की बात करें, कहानियों की बात करें, तो कहानियों के ज़रिए हम देखते हैं कि जो समाज के जो बदलते मूल्य हैं, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, वो कहानियों की शक्ल लेती हैं। तो कहानियाँ हम लगातार उसमें प्रकाशित करते हैं। अलग अलग रचनाकार अपने समय के हैं, जो अलग अलग विधाओं में कहानियाँ हो सकती हैं, कविताएं हो सकती हैं, संस्मरण हो सकते हैं। तो जो किताबें आती हैं, आलोचनात्मक कुछ किताबें होती हैं, उन सारी किताबों पे जो भी हर महीने प्रकाशित हो रही होती हैं, उन पे हम समीक्षाएं देते हैं।
इसी तरह से जो अलग अलग लेखक हैं, लेखक हमारे नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, तो उनका जन्म दिवस है, उनका स्मृति दिवस है, तो उसमें हम उनके बहाने उनकी रचनाओं को याद करते हैं, उनके हिंदी साहित्य में अवदान को याद करते हैं। यही पैटर्न हमारा आजकल उर्दू के साथ रहता है। उर्दू साहित्य में भी यही है कि जो तमाम रचनाकार हुए हैं, चाहे उसमें उन्होंने गज़लें लिखी हों, शेर लिखे हों, उन्होंने अब जो लेख लिखे हों उसमें, तो जो उस दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने उस साहित्य को गढ़ा है या अभी भी गढ़ रहे हैं, वो पत्रिका पूरी तरह से समर्पित है कि उनके माध्यम से जो भी उर्दू को जानने वाले, पढ़ने वाले लोग हैं आज की पीढ़ी के, जिनको साहित्य में रुचि है, मतलब एक हम कहते हैं ना कि साहित्य इसलिए है कि आपकी संवेदनाएं जीवित रखता है। रोज की दौड़-भाग की ज़िंदगी में आप अपने रूटीन के कामों को ही याद रखते हैं, कुछ संवेदनाएं रह जाती हैं जो मन को सुकून देने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो काम हमारी ये दोनों पत्रिकाएं। तो वो ठहराव है आजकल में, जिसमें अगर सुकून से बैठ के पढ़ना है तो आजकल पढ़ा जाए। इसी तरह से आपने अभी रचनाकारों की बात की, पाठकों की बात की, लेखकों की बात की। अगर ये लेखक और रचनाकार जो आज के लोग हैं, जो कुछ लिख रहे हैं अपनी अपनी तरह से, कोई कोई घूमने गया है, उसके पास कोई ट्रैवलॉग रखा हुआ है, कोई सेल्फ हेल्प बुक लिखना चाहता है, कोई किसी और विधा में कुछ लिखना चाहता है, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके पास क्या माध्यम है? देखिए, प्रकाशन विभाग इस मायने में बहुत बड़ा मंच है नए लोगों के लिए। बहुत से प्रकाशक आपको बाज़ार में दिखेंगे ऐसे कि जो बड़े नामों को तरजीह देते हैं। उनके लिए पहला क्राइटेरिया होता है कि आप कहीं छप चुके हैं क्या। प्रकाशन विभाग एक ऐसा मंच है, एक ऐसा विभाग है जो कभी नहीं पूछता है कि आप कभी छपे हैं कि नहीं। हमारे लिए रचना महत्वपूर्ण होती है, आपकी रचना बहुत बेहतर है और हमें लगता है कि वो प्रकाशकों को भी प्रभावित करेगी, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हाँ, इस स्वागत की प्रक्रिया थोड़ी सी कुछ चरणों से होकर गुजरती है कि जैसे आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है, आप हमें स्क्रिप्ट भेजिए। इस स्क्रिप्ट का मूल्यांकन होता है, हमारे पास संपादकों की एक टीम है जो उसका मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन के कई आधार होते हैं। एक संपादकीय आधार होता है कि आपने लिखा किस तरह से है, विषय आपका क्या है, भाषा आपकी कैसी है, शब्दों का चयन किस तरह का है और जो विषय की प्रस्तुति किस तरह की है। इसके बाद हमारा व्यापार को देखने के लिए भी हमारा एक विभाग है, वो उसको देखते हैं कि इसकी मार्केट में क्या डिमांड किस तरह से हो सकती है, कहाँ कहाँ इस किताब को हम पहुँचा सकते हैं, या इसका जिसको पाठक वर्ग, जो लक्ष्य पाठक हम बोलते हैं, टारगेट ऑडियंस या टारगेट रीडर्स, वो कौन हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को उनका आकलन करने के बाद हम उस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो अभी जैसे ये कि प्रकाशन विभाग, जैसा मैंने कहा कि 1941 से चल रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि वो कोई विषय लिखें और उनको लगे कि हाँ मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है, मैं भेज दूँ। हो सकता है हम उसको एक्सेप्ट ना करें। वजह ये हो सकती है कि 1941 से हम हैं, तो बहुत सारे हज़ारों विषय ऐसे हैं जिस पे हमने पहले से काम किया, हमारे पास किताबें हैं। तो कोई भी प्रकाशक रिपीटिशन नहीं चाहेगा कि जो हमारे पास है उसको ही हम फिर से कुछ अलग अंदाज में छाप दें। तो मेरा आग्रह पाठकों से यही रहेगा कि आप अगर किसी विषय को सोच रहे हैं, जैसे आजकल आदत हो गई है कि लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखते हैं, अपनी बातों को वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे कहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप कोई बहुत अच्छी बात कह पाते हैं, आपके पास कहने की, लिखने की अच्छी शैली है और विषय भी है, तो स्वागत है आपका, आप प्रकाशन विभाग में लिख सकते हैं आप। लेकिन हाँ, पहले बेहतर ये होगा कि प्रकाशन विभाग के पास किस तरह की किताबें हैं, जो कि हमारी वेबसाइट publications.division.nic.in पे उपलब्ध है, आप वहाँ देखें। अमेज़न पे हमारी किताबें उपलब्ध हैं, आप एक बार देखें तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किन किन विषयों पर हमने लिखा हुआ है। या एक, जैसे अब मैं इतिहास की बात करूँ, स्वतंत्रता संग्राम की बात करूँ, तो स्वतंत्रता संग्राम पे भी हमारे पास सैकड़ों किताबें हैं। जैसे बायोग्राफी की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक सीरीज है बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसको हम हिंदी में आधुनिक भारत के निर्माता नाम से प्रकाशित करते हैं। तो इंग्लिश, हिंदी और कुछ अन्य भाषाओं में भी जो भी इस देश के महापुरुष ऐसे रहे हैं जिनका देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है, या आज़ादी के बाद इस देश को गढ़ने में जिनका योगदान रहा है, उनकी बायोग्राफी हमारे पास है। तो इससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या विषय हमारे पास पहले से हैं। इसके अलावा आप कुछ दे सकते हैं हमें, तो आपका स्वागत रहेगा। हमारे लाखों पाठकों को भी उसका इंतज़ार रहेगा आपकी रचनाओं का। हाँ, एक मैं खास बात बताना चाहूँगा कि अभी जिन विषयों पर हमें किताबों की तलाश है, तो वो है कि जैसे पर्यटन आपने एक जिक्र किया, तो पर्यटन में ये होता है कि देश में कुछ जगह ऐसी हैं जो इतनी चर्चित हो चुकी हैं कि आप YouTube पे सर्च करना शुरू करें तो आप एक कीवर्ड डालिए और आपको कम से कम 100 वीडियोस पे मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होंगी कि जो मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे, या कम का मतलब उतना तो नहीं जानते होंगे जितना लोग गोवा को जानते हैं या जितना लोग शिमला को जानते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं
जिससे लगे कि हाँ, भारत में कुछ चीज़ें अभी भी अनदेखी रह गई हैं, जिसको देखना चाहिए और हज़ारों लोग देख के रील्स बनाई जाए, ऐसी किताबें हो। बिल्कुल बनाई जाए। और हम चाहते भी हैं कि हाँ, देखो अपना देश, पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो देश का कोई कोना ऐसा ना हो जो कि अनदेखा रह जाए। तो इस मंशा को पूरा करने में उनकी रचनाएं कारगर हो सकती हैं। तो ये किताबें आप लिख सकते हैं। और एक हमारा फॉर्म होता है, हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, नो योर ऑथर। तो उसमें आपको बताना होता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या विषय है, उसमें आप किन किन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ़ पेज कितने हैं, उसमें इलस्ट्रेशन तो नहीं, क्योंकि इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपने जिन जगहों को देखा है, क्योंकि जो ट्रैवल पर जो किताबें होती हैं उसमें पिक्चर बहुत मायने रखती हैं। तो आपने खुद से अगर फोटोग्राफी की है तो वो भी हम उसमें यूज़ करेंगे। और एक बात का खास ध्यान रखें कि जैसे आजकल AI का बहुत समय चल रहा है, ओरिजिनल कंटेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब ये ना हो कि आप किताब छपवाना चाहते हैं, आपको बस इतनी खुशी चाहिए कि मेरे नाम से किताब छप जाए, लेकिन हमें उससे ज़्यादा खुशी ये चाहिए कि हाँ, जो आप लिखें वो कोई भी पढ़ के ये कहे कि हाँ, मैंने पहली बार देखा, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं देखा। तो ये हम गारंटी अपने और जो पहली बार देखा है उसके लिए ये भी एक टिप रहेगी कि आप मार्केट की भी स्टडी करें। आप हमारी किताबें तो देखें ही, आप बाहर भी देखें कि बाहर ऐसा तो नहीं छपा हुआ है। अगर छपा है तो फिर कुछ और, किसी और ट्रीटमेंट के साथ आप लेकर, जैसे आप किसी ऐसी जगह पे चले गए, आप उसके बारे में बहुत सर्च कर रहे थे, गूगल सर्च में आपको कुछ नहीं पता चला, लेकिन जो सर्च किया आपने खुद से किया, तो ज़रूर वो चीज़ हो सकती है कि हाँ, वो कहीं नहीं है, सिर्फ आपके पास है। और आपने देख के जो अनुभव किया, वो अनुभव इतना बड़ा है कि मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने दोस्तों को ही बताना है, बहुत लोगों को बताना है। तो जो दोस्तों को और उनके दोस्तों के दोस्तों को जो बताने की बात थी, वो हम उनसे भी आगे तक ले जाएंगे अपनी किताबों के जरिए। तो ये हम काम कर सकते हैं। ये तो एक ट्रैवल एक विषय हो गया। इस तरह के और कौन से विषय हो सकते हैं? भारतीय खान पान, जैसे आप देखेंगे कि इस देश में ही आप देखें कि किसी एक राज्य में भी आप जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का खान पान है। उत्तर भारत में कुछ है, दक्षिण भारत में कुछ है, पूर्वोत्तर में कुछ है। तो खान पान पर हो गया, आपके रहन सहन पे, और खासकर हम बात करें जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा है, उत्तर पूर्व भारत जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आप देखें कि अभी भी वहाँ पर पर्यटन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले 8-10 सालों में काफ़ी बढ़ा है, लेकिन फिर भी जितना जानते हैं आप अपने उत्तर भारत के कई अनछुए पहलू है वहाँ पर, जब हम जाएंगे जितना जाएंगे उतना और ज़्यादा जानते हैं। तो ये होगा कि लोग और प्रेरित होंगे जाने के लिए, और ज़्यादा लोग उसमें जानेंगे। तो जैसे उनका आप उनकी संस्कृति से जुड़े हुए नृत्य हैं, उनका खान पान है, उनका पहनावा है, उनके क्षेत्र में जो अलग अलग जो औषधियाँ हैं, वनस्पति है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत है, जो लोग जानते हैं, वो अनुभव करते हैं। तो वो अनुभव सिर्फ उन्हीं तक ना रह जाए, और लोगों तक भी पहुँचे। तो उन चीज़ों का स्वागत रहेगा। इसके अलावा सेल्फ हेल्प बुक हैं आजकल, बहुत सारे अनुभव हैं आपके। जैसे सेल्फ हेल्प बुक ऐसा नहीं कि कमी है, देश में बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, या बदलते समाज के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लगता है कि इस विषय पे कुछ होना चाहिए। जैसे आजकल करियर को लेकर के युवाओं में एक मतलब अनिश्चितता की बात रहती है। अब करियर कहाँ से शुरू हो जाता है? स्कूल से निकले, इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, या कॉलेज में मिल गया लेकिन इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, या कोर्स में एडमिशन भी मिल गया, कॉलेज भी मिल गया, अब जॉब इसमें रहेगी कि नहीं, अगले 4 साल बाद जॉब मिलेगी कि नहीं, कोर्स तो मैंने आज किया है, 3 साल बाद या 4 साल बाद उसका स्कोप रहेगा कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके मन में रह जाते हैं। तो ऐसी जो दुविधाएं होती हैं, उन दुविधाओं के निराकरण में सेल्फ हेल्प बुक कारगर हो सकते हैं। ये एक मेरा उदाहरण है। मतलब इस तरह के और भी विषय हो सकते हैं जो सोशल मीडिया पे आजकल बच्चे अपनी बातें घर में नहीं कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कह देते हैं। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें वायरल भी हो जाती हैं। तो इनको देखते हुए एक एनालिसिस के साथ एक हो सकता है कि कुछ एक सेल्फ हेल्प बुक क्रिएट की जा सके, जिसके ज़रिए उस तमाम सवालों के हम जवाब दे पाएँ। बिल्कुल, ऐसे युवाओं के लिए एक किताब क्रिएट भी की गई थी हमारे यहाँ, जो पब्लिश हुई थी, मुझे याद आ रहा है, जिसमें हमने इंटरनेट में एक सेफ़ हैंडलिंग की एक बात की थी कि कैसे इंटरनेट पे बच्चे, युवा आजकल जिस तरह से आजकल बहुत सारे साइबर इश्यूज़ आ रहे हैं, साइबर सेफ्टी के इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको डील करते हुए एक बड़ी प्यारी किताब निकाली गई थी। तो ऐसे हर एज के लिए, हर एक उम्र के लिए हमारे यहाँ पर ये स्कोप बिल्कुल है। हमारे पाठक हर उम्र के हैं, और पूरे देश भर में अगर हम भाषाओं की भी बात करें, हम कितनी सारी भाषाओं में हम किताबें निकालते हैं, मैगजीन्स निकालते हैं। योजना ही 13 भाषाओं में निकल रही है। तो वो स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा है हमारे पास कंटेंट के लिए, और नए कंटेंट के लिए भी। इसी में अगर एक चीज़ और आगे बढ़ें कि आजकल ये बात तो फैक्ट है, इससे तो हम नकार नहीं सकते कि आजकल युवा वर्ग ज़्यादातर मोबाइल पर अपना वक्त बिताना चाहते हैं। मतलब अगर हम ट्रेन्स में, मेट्रोज़ में पहले लोगों को अखबार और किताबें पढ़ते हुए देखते थे, तो आज सबके हाथ में मोबाइल ज़्यादा होते हैं। तो उन मोबाइल डिवाइसेस में किताबों की पहुंच कैसे हो, उस पर क्या हम कुछ करें? इसके लिए भी हमने, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, कि हमारी कोशिश है कि कोई भी मतलब किताबें हर हाथ में हों। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर बैक हों, हार्ड बाउंड हो, वो मोबाइल में भी हो सकती हैं। तो इसके लिए हमारी जो ई बुक है,
ई बुक इसमें कारगर है। ई बुक को हम अपनी वेबसाइट के ज़रिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा अमेजन किंडल है, किंडल के ज़रिए हम दे रहे हैं। गूगल प्ले बुक्स है एक प्लेटफॉर्म, उसके ज़रिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ई बुक हमारी जारी है। इसके अलावा हाल में एक प्रसार भारती जो है, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन को संचालित करता है, उसका एक बहुत लोकप्रिय ऐप है वेब्स OTT। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी हम अपनी किताबों को मुहैया करा रहे हैं अपने पाठकों को। तो ये है कि अगर आप में पढ़ने की चाह है और आप अलग अलग विषयों को पढ़ना चाहते हैं, तो प्रकाशन विभाग से बेहतर मंच शायद कोई हो। तो आप एक बार आएँ, और आने के बाद फिर आपको शायद लौटने तो नहीं देगा ये मंच। लगातार आपको कुछ ना कुछ ऐसी किताबें मिलेंगी जिसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि आज क्या पढ़ना है। तो ये काम हम कर रहे हैं। इसी तरह से जो मैगज़ीन है हमारी, मैगज़ीन प्रिंटेड कॉपी हम हर महीने करीब 1 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ हम प्रिंट करते हैं, जो पूरे देश भर में जाती हैं। और बहुत सारी जगहों पे आदत क्या हो गई कि बहुत सारे लोग आजकल ट्रैवल में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो सब्सक्रिप्शन की कॉपी में भी कई बार दिक्कत होती है कि घर तक पहुँची लेकिन घर पे आप नहीं हैं, या आजकल न्यूज स्टैंड काफ़ी कम हो गए हैं। तो एक होता था कि आप कहीं उतरे या गुजरते हुए आपने एक मैगज़ीन खरीद ली, वो दिक्कत होती थी। तो इसको देखते हुए हमने मैगज़ीन का भी ई वर्जन हमने लॉन्च किया हुआ है, जो अमेजन पे अवेलेबल है, गूगल प्ले बुक्स पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैक्सटर एक पोर्टल है, वहाँ पे भी आप हमारी मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। और वेब्स OTT जो मैं ख़ास नाम ले रहा हूँ, उसमें भी हमारी जो सारी मैगज़ीन है आप उनको पढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, हर हफ्ते वो आता है, और उसमें जो भी करियर अपॉर्चुनिटी जो भी गवर्नमेंट सेक्टर को लेके है, वो हर हफ्ते आती है उसमें। तो कोई भी मौका आपसे मिस नहीं होगा, चाहे वो बात ज्ञान की हो, चाहे रोज़गार की हो, वो दोनों चीज़ें हम वहाँ कवर कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल। तो आज हमने पन्नों के ज़रिए ही, पन्नों से परे में आज ये पॉडकास्ट किया है, जिसमें हमने बात की है कि प्रकाशन विभाग कितनी तरह की मैगज़ीन्स, कितने तरह की किताबें लेकर आ रहा है। आई एम श्योर कि ये जिज्ञासा आई होगी हमारे पाठकों में, हमारे दर्शकों में, कि वो आज ही हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। हमारे सेल्स एम्पोरियम भी देश भर में फैले हुए हैं, जिसमें दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हमारा सूचना भवन लोधी रोड पर है। तो आप लोग यहाँ पर आएँ और हमारी इन किताबों का बुके देखें, और उनमें से जो भी पसंद आता है वो ज़रूर अपने साथ लेके जाएँ और दूसरों को गिफ्ट भी करें। ये पॉडकास्ट पन्नों से परे आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।